नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, राहुल गांधी के खिलाफ ड्यूअल सिटीजनशिप वाले मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दे दिया है कि एफआईआर दर्ज की जाए। इसका क्या मतलब है? क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ सफिशिएंट सबूत है याचिकाकर्ता के पास? अंजू जी देखिए, राहुल गांधी का मामला बड़ा डिफरेंट है। इसमें जब ये मामला लोअर कोर्ट में था तो लोअर कोर्ट ने मना कर दिया था, कहा था कि एफआईआर या केस की आवश्यकता नहीं है। ये जो इसमें याचिका करता है उनका बैकग्राउंड, क्योंकि आप जब भी कोई याचिका देते हैं तो आपको अपना बैकग्राउंड स्पष्टता से बताना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और मुझे क्योंकि ये सांसद बन के आए हैं और इन्होंने एफिडेविट दिया है, उस पर मुझे डाउट है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के कहे अनुसार हर व्यक्ति को अपना डिटेल्ड एफिडेविट देना पड़ता है, जिसमें उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी, उसके उसके फैमिली, सबके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ता है। तो राहुल गांधी ने भी पूरा डिटेल में बताया था। तो इन्होंने उसके हवाले से कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिद्ध करते हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। तो अगर राहुल गांधी या उनके पास एक और सिटीजनशिप है। अब क्या है कि बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में जिनमें ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी वो एक से ज्यादा सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक से ज्यादा पासपोर्ट रख सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान में, जब संविधान बना था और उनसे 1950 में लागू हुआ था, तो एक प्रोविजन हो गया था कि एक देश और एक संविधान और एक ही पासपोर्ट हो सकता है आपके पास। आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं रख सकते। आप जैसे ही किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेंगे, आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने चुनाव लड़ा, अगर समाप्त होने के बाद, तो ये अपराध है अपने आप में। क्योंकि आपको बेसिकली जो एफिडेविट देना पड़ता है, आपने एफिडेविट दिया भारत सरकार के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ऑटोनोमस विंग है, जो संभालता है इस देश में इलेक्शन कैसे चले। तो इन्होंने अपने एफिडेविट में ये बात कही कि मैं भारत का नागरिक हूं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, और क्योंकि ब्रिटेन की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। क्योंकि भारत की नागरिकता नहीं है तो वो भारत में चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त उनके पास प्रोविजन नहीं थे। तो इस मामले में क्या हुआ अंजू जी कि अब ये जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गया, तो एक मजे वाली बात आई है सामने, जो मैं ना पढ़ के आपको बताता हूँ। यहां कहा गया कि राहुल गांधी ने सो बेसिकली गांधी यूके के सिटीजन कैसे हैं, ये कैसे साबित हुआ। तो कंपनी का नाम है बैकऑप्स लिमिटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बैकऑप्स लिमिटेड, जो 2003 में रजिस्टर हुई है इंग्लैंड में। तो राहुल गांधी ने अपने डिक्लेरेशन में भी इंग्लैंड में ये कहा कि मैं बैकऑप्स में, उन्होंने कहा है कि मैं यूके का सिटीजन हूं। ये कह रहे हैं यहाँ के पेटिशनर। और इन्होंने एक और चीज सबमिट की है। इन्होंने ये सबमिट किया है कि राहुल गांधी ने 2005 और 2006 के वहां के एनुअल रिटर्न में, देखिए कोई भी कंपनी होती है तो एनुअल रिटर्न फाइल होता है। तो 2005 और 2006 के एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी ने अपनी नेशनैलिटी ब्रिटिश शो की है। अच्छा, वो कंपनी 2009 में खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, तो राहुल गांधी ने एडमिट किया था कि इस बैकऑप्स लिमिटेड में उनकी ओनरशिप है, और उनका फॉरेन अकाउंट है लंदन में बार्कलेज बैंक में। तो पॉइंट ये है कि अगर ये टाइमलाइन को आप देखिए, तो 2003 में एक कंपनी बनती है जिसमें राहुल गांधी फाउंडर हैं, और राहुल गांधी इंग्लैंड में जाके कहते हैं कि मैं आपका नागरिक हूं, और वहां पे एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें वो नागरिकता का सबमिट करते हैं, पासपोर्ट वहां का। और 2003 के अगले ही साल 2004 में जब भारत का चुनाव लड़ते हैं, तो भारत में आके कहते हैं कि मैं वहां का, वो कंपनी मेरी है। तो वो जब कंपनी कहते हैं कि मेरी है, और कंपनी की जब डिटेल और डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पेटिशनर ये बात आई। अब जब हाईकोर्ट के सामने ये मामला आया, तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि भाई आप बताइए पता करके कि क्या हिसाब किताब है। केंद्र सरकार, अंजू जी आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार भारत की सरकार है। उसके पास तो इंग्लैंड का कंट्रोल नहीं है, उसके पास तो सिर्फ भारत का कंट्रोल है। और बिना एफआईआर के केंद्र सरकार भी जांच कैसे करेगी?
ये डॉक्यूमेंट जो है वो अगर वायलेशन हुआ है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन हुआ है, पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन हुआ है, और भी कुछ कुछ। तो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या आवश्यकता है अंजू जी, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पहले रजिस्टर हो, जो कि एफआईआर कहलाता है। अच्छा, फिर अगर हो भी ये मान के चलिए एफआईआर अंजू जी, तो दूसरा प्रश्न है कि भाई इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। तो केंद्र सरकार ने आज कहा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने कि देखिए, सीबीआई को अगर ये इन्वेस्टिगेशन दिया जाए तो शायद सीबीआई ठीक से कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सीबीआई का मैंडेट ज्यादा है, सीबीआई के पास पावर ज्यादा है, दिल्ली पुलिस के टेक्निकली अंदर आती है सीबीआई, और सीबीआई ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इक्विपमेंट है, ज्यादा प्रोविजंस है, दूसरे देशों से कुछ बातचीत करनी होती है तो सीबीआई अच्छे तरीके से कर सकती है। अंजू जी, सीबीआई इंक्वायरी डायरेक्ट नहीं हो सकती। सीबीआई इंक्वायरी के लिए इनिशियल एफआईआर जरूरी है, क्योंकि सीबीआई, ईडी, एनआईए ये सब जो है ना वो असिस्टिंग एजेंसीज है, वो अपने आप एफआईआर नहीं कर सकते। किसी और का अगर एफआईआर हो तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज ये फैसला दिया कि अगर इसमें लग रहा है कि प्राइमा फेसाई गलत है, इस तरीके का उल्लंघन हुआ है कि एक विदेशी नागरिक भारत की संसद की सदस्यता ले रहा है इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, धोखे में रख के, गलत एफिडेविट फाइल करके, तो उसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई उसकी जांच करे। एक बात समझिए अंजू जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती या केंद्र सरकार चाहती इस केस में, दिल्ली सरकार मतलब, वो लोग भी रिकमेंड कर सकते थे कि भाई सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, वो नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप एफआईआर करिए और सीबीआई की जांच करवाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मामला राष्ट्र सुरक्षा का है। आप समझिए, सिर्फ राहुल गांधी का मैटर नहीं रहा, ये राष्ट्र सुरक्षा का मैटर है। और इसमें जो जज साहब हैं, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने काफी डिटेल में जाके सब कुछ की बात की है। और ये जो ब्रिटिश सिटीजनशिप की बात होती है, क्योंकि अब देखिए कि आजकल कांग्रेस के बहुत बड़े चहेते और भाजपा के बहुत बड़े क्रिटिक सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई बार पास्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की बात उठाई है। ये बात सही है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी दूसरे देश में राहुल विंची नाम से पढ़ते थे। राहुल गांधी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो कहीं जाके कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उतने होशियार नहीं थे, लेकिन वो विदेश जरूर गए थे और डिफरेंट नाम से रह रहे थे, वहां की नागरिकता ले ली थी। बाद में आके उनको लगा कि भाई भारत में राजनीति चमकानी है, तो राहुल गांधी के नाम से लड़ने लगे। गांधी सरनेम उनका है नहीं, ये तो बात सबको पता है। तो आज वही मैं जैसे कह रहा हूँ कि इनके बहुत बड़े चहेते सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के ही चहेते हैं ना, उन्होंने कई बार इस बात की बात उठाई है। और अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि ऐसे मामलों का निवारण होना चाहिए, क्योंकि आज राहुल गांधी है, क्या पता कल कोई और आ जाए इस तरीके से चुनाव लड़ ले, तो क्या हम किसी को भी जिसके पास नागरिकता नहीं है उसको क्या चुनाव का अधिकार दे सकते हैं? ये काफी गंभीर प्रश्न है। पर यहाँ पर जैसे आपने कहा ना कि एक तो पहले एफआईआर दर्ज करो, जब एफआईआर दर्ज करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी याचिकाकर्ता को, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिनको देखकर लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसके जज जो है वो सेटिस्फाइड है, इसीलिए उन्होंने एफआईआर का आदेश दिया। और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होगी, तो फिर तो राहुल गांधी चौतरफा घिर गए ना। अब तो एफआईआर दर्ज होगी, सीबीआई जांच पड़ताल करेगी, और वो जो बंद लिफाफे में केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी थी वो भी खुलासा होगा कि उसमें क्या था। नहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, हमको नहीं लगता कि सीबीआई के बिना इसकी कार्रवाई संभव है, इसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रिकमेंडेशन है वो। और देखिए अंजू जी कि कम से कम 3 एक्ट, कम से कम इसमें मेरे को जो देख पा रहा हूं मैं, कि एक तो पासपोर्ट एक्ट, कि एक ही पासपोर्ट होना चाहिए एक्ट। अंजू जी, आपके पास भी पासपोर्ट है, आप भी विदेश गई होंगी, एक ही पासपोर्ट रख सकती है ना? क्या आप जिस देश जाएंगी उस देश का पासपोर्ट रख लीजिएगा? तो पासपोर्ट एक्ट, दूसरा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, और तीसरा अंजू जी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। संसद में जब आप संसद के जब मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं, और अभी तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या किसी विदेशी नागरिक को इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है? अगर बना है तो कितनी बड़ी घातक बात है इस देश के लिए। अंजू जी, बोलना नहीं चाहिए। आप सोच के देखिए इतिहास राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का। इनकी सरकार जब थी तो क्या इन्होंने एमओयू साइन नहीं किया था चाइना से?
उस एमओयू के बारे में तो किसी को नहीं पता है। और उसके बाद फिजिकल डिफिसिट कितना ज्यादा हो गया, हम जो पहले बेचते थे चाइना को वो कम हो गया, हम जो खरीदते थे चाइना से वो बहुत बढ़ गया। और वो एमओयू आज तक किसी को नहीं पता है किस तरीके से उस समय चाइना इंडिया पे अटैक करता रहता था और इनके भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। बीजिंग ओलंपिक्स में, अंजू जी याद होगा 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुआ था तो भारत देश के प्रधानमंत्री को वहां नहीं बुलाया गया था, अपितु सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया गया था। अच्छा, उसके बाद उस समय में एनएसी होता था जो प्रधानमंत्री से ऊपर बैठता था, उसमें सोनिया गांधी अध्यक्षता थी और ये सारे अर्बन नक्सल्स उसमें बैठे हुए थे। क्या हम समय भूल गए? तो अगर ये सबको मिलाया जाए अंजू जी तो इस देश के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कांग्रेस के नाम पर इस देश में चल रही है। तो ये भी तो हमको नहीं भूलना चाहिए ना कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओयू वो भी कांग्रेस था, बिल्कुल। और सिर्फ स्थापना नहीं अंजू जी, शुरुआत के 11 अध्यक्ष उनके अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। आज तक एक कांग्रेस के उस समय के उस लेवल के नेता को काला पानी नहीं भेजा गया, एक को फांसी नहीं हुई। और जिसने भी देश के भले में एक शब्द बोला उसे पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया, चाहे मदन मोहन मालवीय हो या कोई और। किसको छोड़ा इन्होंने? लेकिन अब ये बताइए कि अगर ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन है, तो उसका तो पहले भी खामियाजा राहुल गांधी भुगत चुके हैं। इनकी सांसदी चली गई थी, तो अब तो इनकी सांसदी जाने का लगभग ऐसा लग रहा है कि रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं अंजू जी, जेल जाएंगे। ये जो घड़ी घड़ी विदेश घूमते रहते डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, सब खत्म हो जाएगा। आप समझिए कि घड़ी घड़ी जो विदेश जाते बिना बताए किसी को गायब हो जाते हर 2 महीने पे, वो पासपोर्ट उनको कैसे मिला? पासपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि सांसद है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर सांसद ही नहीं रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो कैसे जा पाएंगे? दूसरा, अगर अपराध साबित होता है अंजू जी, जिसकी आशंका मुझे बहुत ज्यादा है, तो क्या पता ये जेल भी जाएंगे। और ये पहली बार बात नहीं हो रही है अंजू जी इस तरीके की, पहले भी इनको कन्विक्ट किया जा चुका है। गुजरात में स्टे पे चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे चल रहे हैं, और अब यहाँ तो फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ। मतलब कांग्रेस पार्टी इस देश के खिलाफ फ्रॉड करने पे लगी हुई है, मैं तो इसको खुला बोलूंगा। और ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर आया है, बहुत बड़ा है। अगर उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की तो प्राइमा फेसाई हाईकोर्ट ऑर्डर दिया है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया। आप समझिए, इसका मतलब उनको प्राइमा फेसाई दिखा है कि इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। और ऐसे भी आजकल कांग्रेस का जो चाल चरित्र चल रहा है, हर जगह फ्रॉड ही दिख रहा है मुझे इनके साथ। डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रॉड करना, तो राहुल गांधी की म्यांमार से स्क्रिप्ट आई थी ना, वो पीपीटी, जब इन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो रही है, इतना लंबा चौड़ा तामझाम लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी तो इन्होंने फ्रॉड ही किया था। वो डॉक्यूमेंट्स कहां से आए थे? और दूसरा फ्रॉड, उनके चहेते पवन खेड़ा, जिनकी तपस्या हमेशा अधूरी रह जाती है, वो भी तो ऐसी फ्रॉड में फंसे हुए हैं। वो भी तो गिरफ्तार होने वाले हैं अगले 12 घंटे में। अंजू जी देखिए, इस देश में ना अभी तक क्या था कि गलती कहां से देखिए, केजरीवाल को आपने गोद में बैठाया तो केजरीवाल की चीजें तो आप कॉपी करेंगे ही। पवन खेड़ा ने क्या सोचा कि केजरीवाल जैसे आए बाएं साएं किसी पे भी आरोप लगाते हैं बिना किसी तथ्य के, मैं भी लगा देता हूं। इन्होंने असम के मुख्यमंत्री, पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी वाइफ के ऊपर में संगीन आरोप लगाए बिना एविडेंस के। जो डॉक्यूमेंट दिखाया उन्होंने, पता चला कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट था। वो कोई वीजा का फोटो दिखा रहे थे जिसमें कह रहे थे कि इसका 2 पासपोर्ट है, ऐसा कुछ कह रहे थे। पता चला कि उन्होंने फेसबुक से निकाला हुआ था, किसी फॉरेनर का वीजा था वो। मतलब रिवर्स इमेज सर्च करके आपको इजीली पता चल जाएगा कि कोई इमेज जो वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ या पहली बार वो वेबसाइट पे कहां से आया। 10 मिनट में पता चल गया वो कहां से आया। इन्होंने क्या किया, पवन खेड़ा ने असम के इलेक्शन को सनसनीखेज करने के लिए आए बाएं आरोप लगाने शुरू कर दिए। और आरोप लगाने के बाद इनको ये यकीन था कि इनके जो बड़े बड़े नेतागण हैं, जो कि वकील भी हैं, वो इनका हेल्प करेंगे। हुआ क्या कि जब एफआईआर हुई, क्योंकि असम की मुख्यमंत्री की वाइफ ने कहा कि आपने जो मुझ पे आरोप लगाए हैं वो गलत हैं और मैं लीगल एक्शन लूंगी। देखिए कितनी अच्छी बात है अंजू जी कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति चाहे तो दुरुपयोग कर सकता है,
चाहे तो ऐसे ही परेशान कर सकते किसी चीज के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने पर्टिकुलरली इस मैटर में एफआईआर करवाया और तब पुलिस निकली उनको पकड़ने के लिए। जब पुलिस निकलती है तो आप दिल्ली से फरार हो जाते हैं। फरार होकर आप गए कहां? कांग्रेस शासित तेलंगाना में, क्योंकि लगा आपको कि तेलंगाना पुलिस तो आपको बचा लेगी। ठीक है, लेकिन कब तक? एक होता है बकरी, बकरी की मां सोचती है कब तक खैर मनाएगी। रूल है, हमारा देश फेडरलिज्म है, तानाशाही नहीं है। हमारे देश में नियम है कि एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य जाती है और अगर दूसरे राज्य की पुलिस को जाके डॉक्यूमेंट देती है और कहती है हम वारंट है ये, हम इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बल्कि उसको मानने के, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने उनको छुपा के रखा और हाईकोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल लगाई। एफआईआर कहां हुआ? असम में। पुलिस कौन सी इन्वॉल्व हुई? असम की। और एंटीसिपेटरी कहां लगा दिया? तेलंगाना में। क्यों लगाया अंजू जी, ये भी सोचिए। क्योंकि पवन खेरा अमूमन तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की। तो दिल्ली में ऐसा कोई इलीगल एक्ट नहीं होता, दिल्ली में इस तरीके से उनको बचाया नहीं जाता गैर कानूनी तरीके से, तो भाग गए तेलंगाना। जब तेलंगाना भागे तो तेलंगाना की पुलिस ने थोड़ा सा उनको संरक्षण दिया और वहां की हाईकोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया आनंद फानन में। अच्छा, पिटीशन फाइल किया तो उनको ट्रांजिट बेल मिल गई। ट्रांजिट बेल क्या होता है अंजू जी, समझिए आपके दर्शकों के लिए। जब भी कोई व्यक्ति पे किसी एक राज्य में एफआईआर होता है और अगर वो दूसरे राज्य में रह रहा हो और एफआईआर हो गया और उसको पता चल गया कि अरेस्ट हो सकता है वो, तो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल लेगा। मतलब उसको हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, कुछ समय का टाइम दिया जाए, कभी कभी 3 दिन का भी टाइम दिया जाता है, जिसमें कि उसको उतने दिन के लिए बेल है, वो जिस राज्य में एफआईआर हुआ है वहां जाए और वहां बेल ले ले, तब तक वो अरेस्ट ना हो। यह होता है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। कि अगर मैं दिल्ली में हूं और पंजाब में मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट को कह सकता हूं कि मैं पंजाब जाना चाहता हूं, आप मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन दे दीजिए, जिसको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, और आप दीजिए, फिर मैं जाके वहां से बेल ले लूंगा। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे और उनको लगा कि भाई हाँ, ये बात तो सही है, दे देना चाहिए, लीगल ही बात कर रहा है, ऐसा कोई क्रिमिनल तो नहीं है, अपराधी छवि का आदमी तो नहीं है। दे दिया उन्होंने बेल। तो ये मामला असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट लेके आई उस ट्रांजिट एंटीसिपेटरी को चैलेंज करते हुए। अंजू जी, कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको कहता हूं कि मैं शॉक था और सरप्राइज था। मैंने सोचा कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल तो हफ्ते भर की होती है या है, इसको क्यों चैलेंज किया गया? और भाजपा ने, असम सरकार ने अपने सबसे काबिल और सबसे अच्छे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उतारा। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं आपको एकदम नॉर्मली बता रहा हूं कि मेरे को अजीब लगा कि एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल को क्यों चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन तब जब मैंने आर्गुमेंट देखे अंजू जी, मैं शॉक था। इन्होंने फ्रॉड से वो बेल लिया ट्रांजिट तेलंगाना में। अब पूछेगा कि फ्रॉड क्या किया? तो अब तेलंगाना में अगर लिया इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल, तो बेसिकली हैदराबाद हाईकोर्ट है जो तेलंगाना में ऑपरेट करती है। तो हैदराबाद हाईकोर्ट के सामने आप एफिडेविट में केस फाइल करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। तो उस एंटीसिपेटरी बेल में आपने कहा कि भाई हम, तो इन्होंने क्या कहा? ये कहे कि हम हैदराबाद में ही रहते हैं और हमको बेल दे दिया जाए। पहली बात अंजू जी, एक आम जानकारी है कि पवन खेरा हैदराबाद में नहीं रहते या तेलंगाना में नहीं रहते, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब आप तो खुद मीडिया की बैकग्राउंड में हैं, आप अगर किसी भी मीडिया एजेंसी को अभी फोन करके पूछे कि पवन खेरा पिछले सैटरडे को कहां थे, तो आपको बता देगा। और पिछले सैटरडे को क्या, पिछले 365 दिन में से 325 दिन वो कहां थे तो बता देगा आपको कि दिल्ली में है या नोएडा में है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दैट इज वन थिंग। अच्छा, प्रूव कैसे किया कि हम तेलंगाना के हैं? तो इन्होंने आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड में 2 साइड होता है अंजू जी। आप कभी भी आधार कार्ड का फोटो भी कॉपी भी कराइएगा ना, तो बोलेगा हमेशा दोनों साइड का करके आइए। हम लोग एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो दोनों साइड का दिखाते हैं। एक साइड में हमारा फोटो होता है, नाम होता है और नंबर होता है, और दूसरे साइड क्या होता है? हमारा एड्रेस और वो आधार कार्ड का नंबर। तो फ्रंट साइड तो पवन खेरा का था, जैसे पवन खेरा का चेहरा, पवन खेरा का नाम अंग्रेजी और हिंदी में या जिसमें भी रहा होगा, और वो आधार कार्ड का नंबर। लेकिन जब पलटा गया तो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया
कि दूसरा साइड जो था वो पवन खेरा की वाइफ का था। पवन खेड़ा की वाइफ हैदराबाद में रहती है, चुनाव भी लड़ी है तेलंगाना, इसलिए एक तरह से उनका आना जाना लगा रहता होगा, लेकिन वो तो खुद तो दिल्ली में रहते हैं। नहीं अंजू जी, पवन खेरा की वाइफ भी दिल्ली में ही रहती है। उन्होंने आधार कार्ड उस टाइम वहां का बना लिया होगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो वहां रहती है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि यहाँ दो फ्रॉड किया इन्होंने। पहला फ्रॉड किया कि मैं तेलंगाना में हूं, क्योंकि देखिए अगर ये निकाला जाए आईपी एड्रेस वगैरह, क्योंकि वो तो आसान है, अगर असम पुलिस ट्विटर से मांगेगी तो ट्विटर को देना पड़ेगा कि आईपी लॉगिन कहां से हुआ था उस दिन, कहां से ये ट्वीट किया गया था, तो साबित हो जाएगा। मैं एकदम लिख के देता हूं, ये एनसीआर से ही ट्वीट किया गया होगा, या फिर ये किसी हालत में तेलंगाना से तो ट्वीट नहीं किया गया है, क्योंकि पहले 2-3 दिन के लिए गायब हुए, लीगल सजेशन लिया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये पहला झूठ। और दूसरा झूठ कि आपने हाई कोर्ट से कहा कि मैं तेलंगाना में हूं और वाइफ का एड्रेस दे दिया आपने, तो टेक्निकली अंजू जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, आपने कोर्ट को मजाक ले लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बेल पे स्टे रख जाएगा, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस बेल। वेडनेसडे को हुआ ये सब कुछ। तो टेक्निकली उसके बाद क्या होना था, उसके बाद अगर कोई कानून का अगर पालक है, कानून को मानने वाला, तो क्या करेगा, वो जाएगा और बेल फाइल करेगा असम में। लेकिन इनके ये खुद पवन खेरा, इनकी पार्टी कांग्रेस और इनके महान वकील जितने भी हैं, इन्होंने सोचा कि एक और तिगड़म ट्राई कर लेते हैं। तो इन्होंने जो स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, और समझिए सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने लगाया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां स्टे लगाया तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया उस स्टे को हटाने के लिए, तो कहते हैं वेकेशन ऑफ स्टे। और आज सुप्रीम कोर्ट में आके तरह तरह की जिरह कि हमसे स्मॉल मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक की सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती, हमें क्यों भेजा जा रहा है, आज फ्राइडे है, एटलीस्ट हमको ट्यूसडे तक का प्रोटेक्शन दे दिया जाए, और इस तरीके की बहुत सारी बातें। और ये दलीलें उनकी तरफ से रख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। सिर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं अंजू जी, एक और चीज, एक और कनेक्शन आप भूल गए, तेलंगाना से राज्यसभा सांसद भी है वो। बिल्कुल, आप ये समझिए, तेलंगाना नहीं, पहले भी वहीं से थे, पिछले बार 5 साल वहीं से थे। आपके अच्छा। हिमाचल वालों ने उनको हरा दिया था, वो पिछले 5 साल से वहीं थे और अभी फिर वापस वहीं से कंटिन्यू किया। तो वहां से है वो, तेलंगाना से। तो समझिए तेलंगाना सरकार या तेलंगाना की भूमिका क्या है इस केस में। ये वकील भी वहीं के, सांसद भी वहीं के, प्रोटेक्शन भी वहीं से मिल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट को गुमराह करके मिल रहा है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में गए ये वापस और कहा कि भाई एप्लीकेशन को क्या नाम है, वेकेट किया जाए उस स्टे को, तो इन्होंने 2-3 बातें कही। इन्होंने कही कि भाई ये स्टे गलत है, हम कोई भगोड़े हैं, हम कोई क्रिमिनल हैं, हमको कम से कम मंगलवार तक के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। हम जाएंगे असम, लेकिन हमको प्रोटेक्शन देने में क्या जा रहा है आपको, क्या फ्राइडे है, 2 दिन कोर्ट बंद रहेगा हाई कोर्ट, तो हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, इस तरीके की बातें। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक ही प्रश्न पूछा इनसे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, दोनों जज साहब जो हैं, उन्होंने पूछा, जस्टिस महेश्वरी और एक और, उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि हमने जो स्टे ऑर्डर दिया है उसमें गलती कहां है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने असम सरकार की तरफ से बताया है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिया, गलत डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपके फेवर में ऑर्डर आया, और हमको लगता है वो ऑर्डर गलत है क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट ही गलत है। जिसका बेस ही गलत हो, जिसकी नींव ही गलत हो, उसका ऊपर वाला पार्ट का क्या देखें। तो हमारे ऑर्डर में क्या गलत है, जिस पे आप शॉक हो जाएंगे अंजू जी। इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी पवन खेरा के कि ये जो ऑर्डर लिया गया है मेरे अगेंस्ट में, जो स्टे ऑर्डर, ये गलत फैक्ट्स पे दिया गया है, कोर्ट को गुमराह करके लिया गया है। मतलब इसको अंग्रेजी में एक वर्ड है ऑडेसिटी, इन्होंने पूरी ऑडेसिटी की लिमिट क्रॉस की। इन्होंने मतलब अपनी गलती होने के बावजूद ऐसा प्रश्न उठाया, बट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं सुना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का मानना बड़ा स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है अंजू जी, यतो धर्मा ततो जया। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि उनकी पल पल की रिपोर्टिंग पब्लिक में होती है। ये जो इतने समय से मैं देखता हूं ना, कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक चीज, किसकी सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है, ये उसके ऊपर एक हथौड़ा है कि काहे का सिस्टम। पहले क्या करते थे अंजू जी ये लोग,
आप मतलब आप याद ही होगा, आपके स्मरण में होगा कि एक बार और ये पास्ट की बात है कि ऐसे ही असम में इन्होंने फिर से पवन खेरा की ही बात है, इन्होंने कुछ किया था, गड़बड़ किया था, एफआईआर हुआ, असम की पुलिस आ गई, ये यहां से भागने की फिराक में थे, फ्लाइट इंडिगो की थी, जा रहे थे छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी कांग्रेस की। फ्लाइट में बैठ गए, तब तक असम पुलिस पहुंच गई, रोक लिया गया। तो रोक लिया गया तो टेक्निकली तो पकड़ के ले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने मेंशनिंग किया, आधे घंटे में उनके फेवर में ऑर्डर में स्टे आ गया। अंजू जी, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, 8-9 साल से वकालत कर रहा हूं, आज तक नहीं हुआ कि मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊं, पिटीशन भी फाइल नहीं हुई और स्टे भी मिल जाए। और पिटीशन अगर फाइल हो भी गई है तो भी स्टे नहीं मिलता अंजू जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है। क्या नियम है? सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा, फाइल होने के बाद फाइल हो सकता है सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम से, उसकी परीक्षा होती है कि कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति आके ना फाइल कर दे, क्योंकि ऐरा गहरा बोलने का मतलब है कि मैं भी वकील हूं, लेकिन हो सकता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के फाइलिंग के तरीके ना पता हो। कैसे चेक होगा? तो एक एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, वही फाइल करेगा, उसके नाम से फाइल होगा, उसका डिफेक्ट रिमूव होगा, उसके रजिस्ट्री क्लियर करेगी, उसके बाद आप परमिशन लेंगे और तब आप मेंशन करेंगे। तो लंबा प्रोसीजर है, 2-4 दिन लग जाते हैं आराम से। इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर रहा हूं ये। और यहां इधर पुलिस पकड़ रही है, उधर आपने लगा दिया और स्टे भी मिल गया, क्योंकि अभी के चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ कहा है कि हम ओरल मेंशनिंग नहीं लेंगे, डेली के कॉज लिस्ट में आता है, यहां मेंशनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप केस लगेगी। ये जो तेलंगाना हाईकोर्ट गए, क्यों गए आप सोचिए? ये जो आपने कहा ना, ये सुप्रीम कोर्ट जाते थे पहले डायरेक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट में रूल अब हो गया है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा पहले, ठीक है? तो अभिषेक मनु सिंघवी लीडिंग एडवोकेट थे अंजू जी। एक केस हुआ था जिसमें ये लोग डिमांड कर रहे थे कि असम के मुख्यमंत्री के ऊपर में एफआईआर हो। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ था, अभी से 3 महीने 4 महीने पहले की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि एफआईआर हो तो जाइए हाईकोर्ट, क्यों हम आपको स्पेशल रियायत दें और क्यों हम हाईकोर्ट को अंडरमाइन करें? आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं रिट फाइल करने के लिए, तो उसमें सीमित अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 2 to 6 में असीमित अधिकार हैं। इन्होंने जो ये पूरा ट्राई किया वो इसीलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रूल अब बदल गया है। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत सीनियर है, बहुत काबिल वकील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं अंजू जी कि एक प्रोसेस से काबिलियत अच्छी बात है। अगर काबिलियत आउट ऑफ लाइन होने लगे तो दैट इज रॉन्ग। एक लाइन है, लाइन में हो सकता है आप सबसे आगे हो, लाइन में हो सकता है कि आप सबसे पीछे हो, लेकिन आप इतने काबिल हो कि आप सबसे आगे दिखें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी अलग लाइन हो जाए या आपकी कोई लाइन ही ना हो। बिल्कुल, कई दशकों से, कई सालों से जो सिस्टम, मेरा सिस्टम, हमारा सरकार आपकी सिस्टम, हमारा जो चल रहा है, इसका मतलब यही था कि भाई लाइन आपकी है, रहे, सरकार आपकी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम रहे, लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे। वो जो तोड़ा है अभी के चीफ जस्टिस ने, क्योंकि अब फेयर भी है ना अंजू जी कि अगर 145 करोड़ बराबर हैं तो क्यों किसी को स्पेशल प्रोविजन मिले? लेकिन अंजू जी ये गलत बात है यार। मतलब मैं बस कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का टाइम है 10:30 से 4:30। ये गलत बात होगी कि शाम में 6 बजे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो आपके लिए खोल दिया जाए और मुझे गार्ड देख के भगा दे। क्यों? क्योंकि आप उस सिस्टम के पार्ट हैं, या आपका केस फाइल नहीं हुआ और आप मेंशन कर दें हमारा सब कुछ हो रखा है, लेकिन बोल रहा है कि रजिस्ट्री अलाउ नहीं की है इसलिए हम मेंशनिंग नहीं करने देंगे। दैट इज रॉन्ग। शशांक जी, इनके लिए तो रात के 2:30 बजे भी खुले हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, अब वो क्यों जाएं? लेकिन अब मुझे ये समझाइए कि एक तरफ तो गुरु पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने वाली है, सांस दी जाने वाली है, तो अब पवन खेड़ा का भी नंबर लगने वाला है। मतलब अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना, अब तो उनको या तो सरेंडर करना पड़ेगा असम पुलिस के सामने। पहले नहीं, अभी भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे, पहले वो बेल फाइल करेंगे। बेल अगर उनको मिल गई वहां तो ठीक है। बेल तो वहां गुवाहाटी हाईकोर्ट में करनी पड़ेगी ना। यस, अगर बेल नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं बेल फाइल करने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि कहीं भी जाएं, जब तक उनको बेल नहीं मिली हुई है तब तक असम पुलिस स्वतंत्र है उनको पकड़ने के लिए। और अगर कोई पुलिस उसमें बाधा डालती है
तो वो अलाउड नहीं है, समर्थन करना ही पड़ेगा, अरेस्ट करवाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मामला नजीर बनेगा ना। अब कम से कम ये पवन खेड़ा वाला मामला तो नजीर बनेगा, बाकी लोग सोच समझ कर बोलेंगे और इस तरह के फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ गलत शलत आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन केजरीवाल को देखो किस तरह से वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में उन्हीं पर ही आरोप लगा रहे हैं, अपना केस खुद लड़ रहे हैं, क्या अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। उनको भी तो अच्छी एक तरह से लताड़ पड़ी है ना दिल्ली हाई कोर्ट से। ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने सबसे पहले तो एक तरीका स्टार्ट किया कि इन्होंने कहा हम खुद चुनाव अपना केस लड़ेंगे, जैसे कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो खुद अपना केस लड़ेंगे, कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि आप भावुक हो जाते हैं, भावुक होकर आप गलती करते हैं। तो केजरीवाल अपने आप को शातिर जरूर समझते हैं, लेकिन कोर्ट में वो सब नहीं चलता है। तो इन्होंने कहा खुद अपना लड़ेंगे। अदरवाइज उससे पहले इनका केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे थे। तो अंजू जी, इंपॉर्टेंट बात, आप एक बात और समझिए, जब ये मुख्यमंत्री थे इस राज्य के और सरकार इनके पास थी, तो जितने भी बड़े बड़े वकील थे उनका फीस टैक्स पेयर से जा रहा था। अब क्योंकि सरकार नहीं है इनके पास, तो पैसा कहां से आएगा? तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई वकील हम खुद ही बन जाते हैं अपने केस के, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी तो भाई 25-50 लाख रुपए लेंगे पर हियरिंग का, कहां से दीजिएगा? फ्री में तो नहीं करेंगे, वो किसी का नहीं करते हैं, आपका क्या करेंगे? आप तो उनके पार्टी के भी नहीं है। तो इन्होंने अपना केस खुद लड़ना शुरू किया। तो इन्होंने सोचा कि भाई लड़ने का बेस्ट तरीका क्या है। तो जो अपील फाइल होके आया है जिसमें डिस्चार्ज किया गया है, तो हाईकोर्ट ने कहा स्टे। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, हम सुनेंगे अभी और तरीके से हो कार्रवाई। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इस जज को रिप्लेस कर दिया जाए, हमको इस जज पे डाउट है। तो ये पिटीशन इन्होंने सबसे पहले डाली चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ने मना कर दिया, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। ऐसे कैसे बदलते हैं जज? क्योंकि हाईकोर्ट ना प्रोसीजर से चलता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को मिल गया। फिक्स है पहले से कि इस तरीके के मामले इसके पास जाएंगे, सिविल इसके पास, कॉमर्शियल इसके पास, एमपी एमएलए के इसके पास, इस तरीके से। चीफ जस्टिस ने डिसमिस कर दिया। तो इन्होंने एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि इस जज को चेंज किया जाए, और फिर लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील महंगे हैं या हम हार जाएंगे, तो वहां से चुपचाप विड्रॉ कर लिया। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई सेम जज के सामने, स्वर्ण कांता के सामने, और कहा कि हम बहस करेंगे पार्टी इन पर्सन, हम कोई वकील नहीं रखना चाहते और मैं अपना तथ्य खुद रखूंगा। तो बेसिकली 8-10 पॉइंट वहां उन्होंने बोलना शुरू किया, जैसे कि उन्होंने बोला कि आप बायस्ड हो सकते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि आपने बेसिकली एक एसोसिएशन जो है, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, अधिवक्ता परिषद, आपने उसकी मीटिंग अटेंड की है, जिसमें स्वर्ण कांता शर्मा जस्टिस को पूछना पड़ा कि क्या मैंने वहां कोई स्टेटमेंट दिया उनके फेवर में, या क्या मैंने कभी कुछ फेवर में बात की? इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि देखना अगर ये हाई कोर्ट में हार गए तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अमित शाह को पहले से कैसे पता था? तो सोचने वाली बात है अंजू जी कि अमित शाह तो नॉर्मली एक बात बोल रहे थे कि अगर हाई कोर्ट से हार जाएंगे तो भाई पक्का ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो स्वर्ण कांता ने बोला, जस्टिस स्वर्ण कांता ने, कि आप हो कि अमित शाह हो कि कोई और हो, वो पब्लिक में क्या बोलते हैं वो मेरे कंट्रोल में है, मैं कैसे जान लूं? तीसरा इन्होंने बोलना शुरू किया कि आपने भाई 40,000 पेज का जो एविडेंस था उसको इतने जल्दी आपने कैसे सुन लिया कि सीबीआई ईडी इतने जल्दी आई और आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसको भी ये एक पॉइंट रखा। फिर एक अरविंद केजरीवाल ने बोला कि भाई आप ईडी के मैटर्स को तो एडजेंट कर देते हो तुरंत, हमारे मैटर को नहीं करते हो। एक में कहा कि आप उनको जल्दी डेट दे देते हो। फिर एक पॉइंट रखा गया कि एमपी एमएलए का रोस्टर आपको 5 जनवरी को मिला है। तो ये सब मतलब एकदम वियर्ड सी बातें हैं। क्योंकि वियर्ड इसलिए क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। अब जब ये सब कुछ हो गया, आर्ग्यूमेंट कंप्लीट अंजू जी, और इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल साहब ने सीबीआई की तरफ से तथ्य दे दिए, तो हो गया क्लोज। आज ये मैटर फिर से लगा था, एडिशनल एफिडेविट उन्होंने फाइल किया। एडिशनल एफिडेविट में उन्होंने कहा अंजू जी, अरविंद केजरीवाल ने, कि आपके बेटे और बेटी वकील हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, इसलिए आपको इस केस को नहीं सुनना चाहिए। जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल पहले से खड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई एडवोकेट बच्चा अगर होना अपराध है किसी जज के लिए, तो सारे जजेस को अपने सारे केस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगभग सारे जजेस के बच्चे वकील हैं और ये नॉर्मल है। आर्मी वालों के बच्चे आर्मी में होते हैं, वकीलों के बच्चे वकील में होते हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन में होते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस बात को सुनने से पहले ही स्वर्ण कांता शर्मा ने दूसरी बात कह दी। जस्टिस साहिबा ने कहा कि हमने दोनों पार्टी की जीरा सुन ली है, हमने जीरा सुनने के बाद फाइल बंद कर दिया है। आपको अगर रिटर्न में कुछ देना है जो ऑलरेडी सुना हुआ बात है तो ठीक है, ये नया मैं अब कुछ नहीं लूंगी।
क्योंकि आप उसी जज के सामने उसकी तौहीन कर रहे हो जो आप कह रहे हो कि आप बायस्ड हो। और बायस्ड होने का रीजन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कई बार पूछा कि आप जो मुझे बायस्ड बोल रहे हैं, आप चाहते हैं मैं हट जाऊं इस केस से, क्या कारण है? अच्छा, बहुत लोग के मन में, आपके दर्शकों के मन में आएगा कि भाई ऐसा क्या है, जस्टिस स्वर्ण कांता छोड़ दे इस केस को। अंजू जी, अगर आज जस्टिस स्वर्ण कांता इस केस को छोड़ देंगी तो हर वो क्लाइंट या हर वो वकील जिसके पास कभी बेल का ऐसा अगेंस्ट ऑर्डर आया हो किसी भी जज से, वो जाके यही बात करेगा कि आपने उस केस में छोड़ा था, इस केस में भी छोड़ो, क्योंकि आपने एक बार मेरे खिलाफ फैसला दिया था, दूसरी बार भी आप मेरे खिलाफ फैसला दे सकते हो। तो क्या हर मर्डरर, हर रेपिस्ट, हर स्कैमर ऐसे ही जाके मांग करे और ऐसी मांग उसको जायज कर दी जाए? लेकिन अब ये माना जाए कि इस मामले की सुनवाई जो है वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही करेंगी, जो लोअर कोर्ट से या सीबीआई की विशेष अदालत से जो फैसला है उस पर अब सुनवाई होगी ना। अब तो ये रास्ता साफ हो गया ना केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई का। अंजू जी की फैसला क्या स्वर्ण कांता जस्टिस करेंगी वो तो वही जाने। देखिए, एक बात स्पष्ट है, स्टे हो चुका है तो हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि हम स्वर्ण कांता जस्टिस को नहीं हटाएंगे इस केस से, क्योंकि वो सिर्फ आपके केस के लिए नहीं है, हर एमपी एमएलए केस के लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो अब सिंपल है, मैं तो कहता हूं अंजू जी एक कदम आगे बढ़िए, चाहे वो जस्टिस स्वर्ण कांता करें चाहे कोई और। हम जब भी कोर्ट जाते हैं और जज को रेफर करते हैं, हम जज का नाम नहीं लेते कोर्ट में, हम बोलते हैं दिस कोर्ट, योर ऑनर, लॉर्डशिप, तो कोर्ट को एड्रेस कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है अंजू जी? जस्टिस स्वर्ण कांता ने अभी रिजर्व करके रखा हुआ ऑर्डर, वो फैसला जल्दी देंगी, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ किस पे भी फैसला दे, मेरा मानना है कि हाईकोर्ट के पास ये मामला है, स्टे है, और स्टे कहीं नहीं जाने वाला, और इनको भ्रष्टाचार में सजा मिलेगी। केजरीवाल जो इतनी जिरह कर रहे थे अपनी फीस बचाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तो बुरी तरह से फंस गए, और अब जब ये मामला आगे बढ़ेगा फिर उनको अभिषेक मनु सिंघवी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी तो देखते हैं कि राहुल गांधी का क्या होता है। वही कहते थे ना सबको कि डरो मत डरो मत। अब तो पवन खेड़ा भी डर कर बैठे हुए हैं, क्योंकि हेमंता ने तो कहा था मैं तो खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा। तो अब तो वो नौबत आ गई है। आपने समय निकालकर शशांक जी इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।